कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इस अध्याय में हम संख्याओं से संबंधित कुछ और शब्दों, कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर उनका हम प्रश्नों को हल करने में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वह है गुणनखंड। तो हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि हम गुणनखंड किसे कहते हैं और किसी भी संख्या के गुणनखंड के बारे में क्या जानकारी हमें होनी चाहिए। किसी भी हम संख्या की बात करें, माना हम एक संख्या ले लेते हैं 10। तो संख्या 10 के गुणनखंड का अर्थ हुआ कि ऐसी संख्या जो 10 को पूरी विभाजित करे। यानी 10 में अगर हम उस संख्या का भाग दें तो 10 जो है पूरी बार विभाजित हो जाए, कोई भी शेषफल ना बचे। जैसे माना मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ तो 4 दूनी 8, 2 बच गया। तो इस शेषफल की जगह अगर हमें शून्य मिलता है तब हम इस संख्या को 10 का गुणनखंड कहेंगे। जैसे हम 5 का भाग 10 में दें, 5 दूनी 10, शेषफल कुछ नहीं, तो 5 को हम 10 का गुणनखंड कहेंगे। तो गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को, जिसका हम गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं, पूरा विभाजित करती हो। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होगा, उसका एक पूरा विभाजक होगा। तो गुणनखंड के बारे में हमने यह समझा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड का अर्थ हुआ कि उसको पूरा विभाजित करने वाली संख्या। तो अब अगर हम 10 की ही बात करें तो 10 को कौन पूरा विभाजित करेंगे। अगर हम सोचें तो 10 में 10 का भाग चले जाएगा, 10 के बाद 11 का, 12 का, 13 का, 10 से बड़ी संख्याओं का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 10 से नीचे फिर किसका जाएगा, 5 का चले जाएगा, फिर 2 का भाग चले जाएगा, फिर 1 का भाग चले जाएगा। गुणनखंड में आप इस प्रकार का भी क्रम देख सकते हैं। ये 10 1 का 10, 5 दूनी 10। अगर आपने गुणनखंड क्रम से लिखे हैं, जैसे 10 के गुणनखंड आप छोटे से बड़े की ओर लिख रहे हैं, 1, 2 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 10 का जाएगा। तो आप ये क्रम देख सकते हैं, 10 1 का 10, 5 दूनी 10, अगर आपने सभी गुणनखंड लिखे हैं। तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित यानी परिमित होती है, हम उसको गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जिस भी संख्या के गुणनखंड लिखने के लिए कहा गया है, गुणनखंड उस संख्या के बराबर और उससे छोटे होंगे। तो जिस भी संख्या की बात करी जा रही है, माना 50 की भी बात करी जा रही है, तो 50 के गुणनखंड या तो 50 है या 50 से छोटे हैं, तो हम उनको गिन सकते हैं। इसलिए जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो क्या होगी, किसी भी संख्या के लिए गुणनखंडों की संख्या परिमित होगी। गुणनखंडों की संख्या हमेशा गिनी जा सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक जो है हर किसी संख्या का, जो पूर्ण संख्या 1 है, वह किसी भी पूर्ण संख्या का एक गुणनखंड होगा। तो संख्या जो 1 है सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा। गुणनखंड की संख्या परिमित हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि गुणनखंड जो है किसी भी संख्या का, उस संख्या के बराबर और उस संख्या से हमेशा छोटा होगा, तो इसलिए हम उनको गिन सकते हैं।
अब गुणनखंड जब भी हमें किसी संख्या के प्राप्त करने हैं, हम 1 से शुरू कर सकते हैं, उस संख्या की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी संख्याएं ढूंढते रहेंगे जिनसे वह संख्या पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए, या फिर हम उसी संख्या से शुरू करेंगे तो फिर नीचे की तरफ आएंगे और ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिससे कि वह संख्या पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। अब दूसरा है जो हमें सीखना है वह है गुणज। अभी आपने 10 के गुणनखंडों को समझने की कोशिश करी थी। अब माना मैं एक संख्या की बात करूं 6 के गुणज का क्या अर्थ हुआ? 6 के गुणज का मतलब हुआ वे संख्याएं जिनमें 6 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, यानी जिन संख्याओं का 6 क्या होगा? पूरा पूरा विभाजक होगा, वे संख्याएं 6 के गुणज होंगी। जैसे 6 का भाग 6 में जाएगा, उसके बाद 6 दूनी 12 में जाएगा, फिर 6 तियाँ 18 में जाएगा, तो इसका मतलब 6.60 में जाएगा, फिर 66 में जाएगा, फिर 72 में जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं ये 6 के गुणज कहलाएंगी। तो गुणज का मतलब हुआ कि जो भी गुणज होगा किसी संख्या का वह संख्या के बराबर और संख्या से बड़ा होगा, और वो जो गुणज होगा वो ऐसी संख्या जिसका 6 जो है पूर्ण विभाजक होगा। तो यहाँ पर एक अब चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जैसे हमने लिखा कि गुणनखंडों की संख्या परिमित है, तो क्या 6 के गुणज, हम किसी भी पूर्ण संख्या के गुणज की बात करें तो क्या संख्या गिनी जा सकती है? 1 2 3 4 ऐसे 10 11 12 तो आते रहेंगे गुणज। तो गुणजों की संख्या क्या हुई? अपरिमित हुई। और प्रत्येक संख्या के लिए, प्रत्येक किसी भी संख्या की आप बात करें तो उस संख्या के गुणज कहाँ से शुरू होंगे? उसी संख्या से शुरू होंगे, उस संख्या से नीचे नहीं होंगे। तो गुणज संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होते हैं, लेकिन गुणनखंड क्या हो रहा था? संख्या के बराबर और संख्या से छोटे थे। गुणनखंड की ही तरह अगर हम गुणज की परिभाषा लिखना चाहें तो किसी भी संख्या a का गुणज वह संख्या होती है, कोई भी संख्या a है उसका गुणज वह संख्या होती है जिसका a पूरा पूरा विभाजक होती है, जिस संख्या को a जो है पूरी पूरी बार विभाजित करेगी। जैसे बात करते हैं हमें 12 के गुणज चाहिए, तो हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी हैं जिसमें 12 का पूरी पूरी बार भाग जाएगा। ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे तो 12 का पूरी पूरी बार भाग, यानी 12 जो है उन संख्याओं का पूरा पूरा विभाजक होना चाहिए। तो 12 का भाग 12 में जाएगा, 12 है 24 का पूरा पूरा विभाजक होगा, क्योंकि 24 में 12 का भाग देंगे तो चले जाएगा पूरी पूरी बार, 36 में चले जाएगा, 48 में चले जाएगा। ये तो अगर हम इन संख्याओं को देखें तो अंतिम गुणज क्या होगा, यानी सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, हम नहीं बता सकते। जबकि सबसे बड़ा गुणनखंड किसी भी संख्या का वह संख्या स्वयं होगा, लेकिन सबसे बड़ा गुणज किसी भी संख्या का क्या होगा यह नहीं बताया जा सकता है। इसका अर्थ है कि गुणजों की जो संख्या है वह अपरिमित होगी, नहीं गिनी जा सकती है। तो गुणजों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या थी? परिमित थी, लेकिन गुणजों की संख्या क्या होगी? अपरिमित होगी। अपरिमित का मतलब हम उनको गिन नहीं सकते हैं कि किसी भी संख्या के कितने गुणज होंगे, ये नहीं बता सकते हैं। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं वह संख्या होगी। जैसे हम 12 का सबसे छोटा गुणज 12 होगा, तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या, तो यहाँ सबसे छोटा गुणज स्वयं वह संख्या। अब यहाँ पर था कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक सभी संख्याओं का गुणज होगा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होगी, यह सत्य है।